कर्ज से सींचे किसान के खेतों को अचानक बगुलों के पंख लग गए हैं। निरंतर छीजती गंगा के जल दर्पण में झिलमिलाता कृषि संस्कृति का भविष्य। निरंतर छीजती गंगा के जल दर्पण में झिलमिलाता कृषि संस्कृति का भविष्य उद्भासित हो उठा। मिट्टी के ढहते मकानों में महल के सपने उग आए हैं। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक आपने विभिन्न इसकी कड़ियों में कवियों, कहानीकारों को, आलोचकों को सुना है। इस कड़ी के माध्यम से हम अपनी जो पक्षधरता है किसानों के साथ रख रहे हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि अजित कुमार राय जी। वो आज काव्य पाठ करेंगे। पहले थोड़ा सा हम आपका परिचय उनसे करवाना चाहते हैं। अजित कुमार राय जी हमारे समय की जो समस्याएं हैं, चाहे किसानों को लेकर के हो या मजदूरों को लेकर के हो या समाज की कोई दूसरी समस्या हो, उस पर उनकी राय, उनकी कविताओं के माध्यम से आप उनको पढ़ते रहे हैं, समझते रहे हैं। मैं कुछ बातें उनके बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा जो परिचय है वो एक कविता के माध्यम से हुआ जो परिकथा में प्रकाशित हुई है, और उसको प्रकाशित हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन रचनाओं की जो उम्र होती है वो बहुत लंबी होती है। कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए इसका पता रचना लिखते समय आपको ना होता है, और न ही उस पाठक को होता है कि उसकी मुलाकात कब किससे होगी। मेरी मुलाकात कुछ ऐसी ही है, यानी कविता हमारी दोस्ती का आधार बनती है। उनके जो काव्य संग्रह हैं वो हैं रत के धूल भरे पांव, आस्था विशेष है, और अगर स्थानीय कवियों का संचयन देखेंगे तो वो है सर्जना की गंध लिपि। मैं इस बात को इसलिए भी रेखांकित कर रहा हूँ स्थानीय कवियों का संचयन, क्योंकि जिस समाज से हम जुड़े होते हैं वहाँ की आबो हवा में क्या चीजें कविता के माध्यम से लिखी जा रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस बात को रेखांकित करें। अजित कुमार राय जी आज हमारे साथ इस श्रृंखला में काव्य पाठ करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको उनकी जो पक्षधरता है वो कविताओं के माध्यम से पता चलेगी। मैं किताबी दुनिया की तरफ से अजित कुमार राय जी का स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ करें। मित्रों, सबको सादर अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। अभी हमारे विपिन जी ने सही कहा, कविता के विपिन में भटकते भटकते आपसे एक मुलाकात हो गई, और निश्चित रूप से कविता व्यापक संवाद ही है, और इस संवाद धर्मिता के धरातल पर हम एक दूसरे से साक्षात्कृत हुए। आज का जो विषय है या थीम है वो है किसान। किसान को लेकर के एक कविता कोशिश की है कि सत्य को उसके मूल अक्ष पर बेधते हुए लिखा जाए। पक्षधरता सत्य की ही हो, किसी तरह की राजनीतिक पक्षधरता या प्रतिबद्धता तथा कथित प्रतिबद्धता न हो। यह कविता किसान का प्रतिवेदन पिछले साल जुलाई अगस्त अंक जो प्रेमचंद किसान विशेषांक परिकथा का आया था उसमें प्रकाशित हुई थी। हालांकि यह कविता जब चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, उस समय किसानों के ऋण माफी को लेकर के एक अभियान चला था, तो उस समय ये कविता लिखी गई थी। लेकिन हर चिदम्बरम, हर जेटली और हर वित्त मंत्री या मंत्री पर या सत्ता पर या राजनीतिक व्यवस्था पर लागू होती है। आज यथार्थ यह है कि जो हमारी संस्कृति का शेष नाग है किसान, वो फुंकार रहा है, और तथाकथित भारतीय संस्कृति या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो पुरस्कर्ता हैं, तथाकथित ठेकेदार भी हम कह सकते हैं, वही आज उसके खिलाफ खड़े हैं। ये द्वंद्वात्मक संबंध बड़ा विचित्र है। इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में हम इस कविता को देखना चाहेंगे। यह कैसा संबंध है? किसान का प्रतिवेदन। कर्ज से सींचे किसान के खेतों को अचानक बगुलों के पंख लग गए हैं। निरंतर छीजती गंगा के जल दर्पण में झिलमिलाता कृषि संस्कृति का भविष्य। निरंतर छीजती गंगा के जल दर्पण में
झिलमिलाता कृषि संस्कृति का भविष्य उद्भासित हो उठा। मिट्टी के ढहते मकानों में महल के सपने उग आए हैं। चिदंबरम जी या मंत्री जी, जेटली जी या आज जो भी मंत्री हैं, सूरज की रोशनी की तरह सब पर समान रूप से मनमोहक बजट बिखेरने के लिए धन्यवाद। आपने अपेक्षित अवनमन कोण से हमारी जमीनी सच्चाइयों को देखा, पर कैसे देख सकते हैं आप हमारी जिंदगी के तहखानों को और सांस्कृतिक उल्लास की दरारों को। गंधवीथिका में आश्वासन के फूल तो खिले, होली का रंग भी इस बार कुछ गाढ़ा होगा, पर कीचड़ में धंसे हमारे पांव रेशमी बजट की छांव तक कैसे पहुंचेंगे? सूरज की धूप को लोक लेंगे बड़े हाथों वाले ऊंचे पेड़। भूख से मर रहे किसानों को गोली मारने वाली सरकारों का संसदीय आचरण उन्हें विकास की अर्थव्यवस्था नहीं, सिर्फ अर्थशास्त्र दे पाता है। हमारी नहरों में आया हुआ पानी भूर फूटी नालियों से इधर उधर बह जाता है, पहुंचता ही नहीं हमारे खेत तक। किसी विभीषिका के मलबे तले दबे मुर्दे की पॉकेट से पैसे निकाल लेने वाले आपात सेनानियों और कमिश्नर नहीं, कमिश्नरों के पांव चलकर वैभव लक्ष्मी कैसे पहुंचेंगी हमारे गांव? कैसे पहुंचेंगी हमारे गांव? दिया दियारी के दिन, दीपावली के दिन उनके द्रुतगामी स्वर्ण रथ की लाल रोशनी की पगडंडियां कैसे पहुंचेंगी हमारे गांव तक? टूटी फूटी सड़कों या विधान भवन के गड्ढों में ही फंस जाएगी उनकी वातानुकूलित कार। बहुत कठिन है डगर इन सवालों की। माप मूलधन हुआ या कि ब्याज, मुक्ति कर्ज से हुई या समस्याओं से, खुश हैं सामाजिक परिवर्तन के ठेकेदार। अच्छे कृषि संस्कृति का तकनीकी विस्थापन अच्छे फलादेश लाया है। पहले चरण में हल बैल विदा हुए, अब किसान की बारी है। पहले चरण में हल बैल विदा हुए, अब किसान की बारी है। वह भी लौटेगा हमारे पांव का जूता बनकर, वह भी लौटेगा हमारी पांव का जूता बनकर। आज गायें तो दिखती हैं लेकिन बैल नहीं दिखाई पड़ते। अब उनकी जरूरत नहीं पड़ती हल के लिए, लेकिन वे बैल कहाँ चले गए? तो वे बूचड़ खानों से होते हुए हमारे घरों तक आ जाते हैं हमारे पांव का जूता बनकर। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दम भरती रहती हैं सरकारें, वैध अवैध बूचड़ खानों के पछड़े में पड़ी रहती हैं। क्या बूचड़ खाने भी वैध होते हैं? और योगी सरकार में एक सन्यासी जब सत्ताधारी हो, अहिंसा परमो धर्म वाले देश में दरवाजे पर नहीं सुनाई पड़ती अब नंदी और नांदी की गूंज मंगलाचरण। घुघुर घंटियों से मनसायन उनकी गर्दन किसने मरोड़ दी? मैं सोचता हूं गायें तो हैं, पर बैल कहां चले गए? किसान को भी म्यूजियम में जाने से बचा लीजिए मंत्री जी। परिपक्व अर्थनीति और समृद्धि के वितरण के लिए धन्यवाद मंत्री जी। पर आज जबकि पानी के अभाव में भारतीय किसान मिट्टी हो रहा है और ग्वाले भूल गए हैं पानी में दूध मिलाना। पहले दूध में पानी मिलाते थे, पानी में दूध मिला रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। दूध दे देंगे, पानी नहीं देंगे, इतना महंगा हो जाएगा। और बहुतों को पानी चढ़ रहा, बुंदेले हर बोलों के मुंह सूख गए हैं। वित्त की वर्षा से भीग कर सिहर उठेंगे वो। कम से कम मर रहे किसानों को ऑक्सीजन तो जरूर मिल जाएगा इस कर्ज माफी से। कभी कभी सोचता हूं बखार में छिपा कर रखे गए भूसा ओढ़े अनाज की भांति कहीं यह बजट वोट बैंक का बाई प्रोडक्ट तो नहीं, या हार्वेस्टर से नोटों की फसल काटने का उद्योग, हार्वेस्टर से नोटों की फसल काटने का उद्योग, अथवा राम के बाणों से फटे झंडे को सिलने का हाथ तो नहीं इसमें चुनाव चिन्ह। क्योंकि देश में लाखों टन अनाज सड़ता रहा और सरकार महंगे मूल्य पर विदेशी अनाज खरीदती रही। सांस्कृतिक आयात का यह रूपक आज अचानक किसान के लिए कैसे हो गया उदारीकरण? 1990 में मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का सूत्रपात किया था। कैसे हो गया उदार? मजदूर किसान संगठन पर पांव रखकर सिंहासन तक पहुंचे वाम। आप बंगाल में देख लें, जो वामपंथी कथित किसान मजदूरों के इकलौते अभिभावक हैं, उन्होंने क्या किया था नंदीग्राम में?
मजदूर किसान संगठन पर पांव रखकर सिंहासन तक पहुंचे वाम अपनी जमीन की रक्षा के लिए शहीद होने वाले किसानों के रक्त से शक्ति का अभिषेक करते रहे। बंगाल में शक्ति की उपासना होती है और समर्थित सरकार सुनती रही बुद्ध कथा। मुख्यमंत्री, कितनी कमजोर है हमारी स्मृति परंपरा। खैर जो भी हो, आज जबकि किसान पर्दे पर ही नहीं चर्चाओं में भी गायब है, अर्थव्यवस्था ने अपहरण कर लिया है उसकी वापसी के लिए धन्यवाद वित्त नारायण। समझिए महिमा गोवर्धन की इंद्र ने पहले पूजना होगा गोबर गणेश को। अपनी हरियाली को पकाकर देश को दान कर देने वाला संस्कृति का शेषनाग बाजार के बहुमंजिले भवनों के बोझ से धंस गया है पाताल में। हे वाराह, कर सकोगे धरती का उद्धार। हे वाराह, कर सकोगे धरती का उद्धार। उधार नहीं, भारतीय किसान आपके बीज दान को 100 गुना करके लौटा देगा। भारतीय किसान आपके बीज दान को 100 गुना करके लौटा देगा। एक दाना एक बाली में सैकड़ों दानों में लहलहा उठता है। ये किसान, ये धरती कितना देती है। पंत जी ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, लेकिन हमारी सरकारें नहीं समझ पा रही हैं कि किसान अगर खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, तो देश समृद्ध होगा और हम भी समृद्ध होंगे, उससे हमें उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन नहीं, दूरदर्शी दृष्टि नहीं है, तात्कालिक लोभ और लाभ की दृष्टि से लोग समस्याओं को देखते हैं और त्वरा और त्वचा की धुरी पर जो धरती घूम रही है, तो उस तेज घूमती धरती से कहीं हम लोग गिर न जाएं। एक और छोटी सी कविता हमने लिखी थी, पुआल के पिरामिड। ये भी कहीं न कहीं किसानों की पीड़ा को ही संबोधित है। मुझे अपना बचपन याद आता है, जब धान की पिटाई के बाद जो पुआल होता था, वो पिरामिड की तरह से एक मंजिले मकान की ऊंचाई तक सब होते थे। उस पर चढ़ करके हम लोग नीचे की तरफ लुढ़कते थे, खेलते थे आइस पाइस आंख मिचौनी। वो पुआल के पिरामिड होते थे। खलिहानों के गंध पिरामिड टूट गए। अब तो एक और कविता में हमने इंगित किया था, लेकिन आज दूसरे संदर्भ से उसको पीड़ा के नॉस्टैल्जिक भावबोध के तहत बजाय यहाँ हमने किसान की व्यथा कथा को रेखांकित करने की कोशिश की है। पुआल के पिरामिड। कीचड़ से होकर आता हुआ धान, कीचड़ से होकर आता हुआ धान पीटे जाने पर उछल जाता है 10 मंजिले मकान तक। बासमती के रूप में झाड़कर अपनी मखमली हरी पत्तियां और पुआल के पिरामिड। बोता तो किसान है बासमती, लेकिन खाते हैं अंबानी अडानी जैसे लोग। पूंजीपति खाता है। अब तो मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग भी, उसके पास भी काफी पैसा हो गया है, तो बेचारा किसान उगाता तो है सोनाचूर और बासमती, लेकिन वो बेच आता है। वो पहुंच जाता है 10 मंजिले मकान वाले घरों में। कीचड़ से होकर आता हुआ धान पीटे जाने पर उछल जाता है 10 मंजिले मकान तक। बासमती के रूप में झाड़कर अपनी मखमली हरी पत्तियां और पुआल के पिरामिड। सांझ के सुनहले दर्पण में समर्ती प्रकृति, सांझ के सुनहले दर्पण में समर्ती प्रकृति की गोद में खेलते बच्चों के लिए। सिंचे हुए खेतों में श्वेत बगुलों के सहचर। ओ किसान, ओ मेरे भाई, कुशा से मंत्रबिद्ध तुम्हारे पांवों से पवित्र धरती आज लहूलुहान है। खेत में काम करते समय किसान के पैर में कांटे गड़ जाते हैं, कुशा गड़ जाती है, चुभ जाती है, पांव लहूलुहान हो जाते हैं। और कुशा वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है अनुष्ठान के संदर्भ में। इसको मैंने एक अनुष्ठान की तरह ही देखा है। ओ मेरे भाई, कुशा से मंत्रबिद्ध तुम्हारे पांवों से पवित्र धरती आज लहूलुहान है, किंतु तुम्हारी प्रजाति कभी नष्ट नहीं होगी। हम बोते रहेंगे तुम्हारी व्यथा कागज की जमीन पर, क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी की सर्जनात्मक शक्ति को। हम लोग आम खा लेते हैं और उसकी जो निरर्थक गुठली है, उसको उच्छिष्ट को, अपशिष्ट को बल्कि कह लें, हम लोग धरती माँ को सौंप देते हैं उस गुठली को, और उससे जो वृक्ष खड़ा होता है 5 साल 10 साल में 5 साल पर आम आने लगते हैं। लेकिन जब वो वृक्ष होता है बरगद की तरह, तो 10 बोरा 20 बोरा हर साल आम निकलता है और कितने राही राहगीर चिरई चुरुंग सब खाते हैं, लोगों का पेट भरता है और लाखों फल हर साल आते हैं। तो ये मिट्टी की सर्जनात्मक शक्ति है, क्योंकि हम जानते हैं मिट्टी की सर्जनात्मक शक्ति को। और दरअसल हम लोग भी किसान ही हैं, कविता के किसान हैं, शब्दों की खेती करते हैं। बाढ़ के पानी में तैरते बच्चे। लेकिन एक समस्या यहाँ ये दिखाई पड़ रही है कि जैसे आज जो नया कृषि बिल आया है, कॉन्ट्रैक्ट पर खेती, पता नहीं क्या मिथक है,
जिसको लोग अबूझ पहेली अभी तक समझ नहीं पाए। लेकिन आज जो कविता के किसान हैं वो भी कई बार कॉन्ट्रैक्ट की खेती करने लगे हैं, और मुझे लगता है कि सत्ता या साहित्यिक सत्ता जो उनके निर्धारित एजेंडे हैं, सेटेड एजेंडे हैं, उस पर चलते हैं कि हमें पुरस्कार मिल जाएगा या कम से कम मंच मिलेगा या रिकॉग्निशन मिलेगा, हमारी एक प्रगतिशील छवि बनेगी। ऐसे भी अधिकांश लोग हैं जो सिर्फ इसलिए कविता लिखते हैं, किसान मजदूर के प्रति उनकी कोई पीड़ा नहीं, कोई जिंदगी का अनुभव नहीं, शायद चने का पौधा भी नहीं देखा होगा, लेकिन किसान मजदूर पर कविता लिखे जा रहे हैं, तो वो कविता का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अनाज का तो कर नहीं सकते। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं एक साहित्यिक विडंबना को रेखांकित करते हैं, अपने आचरण से सत्यापित करते हैं। बाढ़ के पानी में तैरते बच्चे, बाढ़ के पानी में तैरते बच्चे, ललछौही बालियों वाले ज्वार बाजरा के खेतों में, मचान पर बैठे लोग। अब मचान, पनघट, ये सब चीजें, रहट, ये तो अब धीरे धीरे लोग भूल ही जाएंगे क्या होता था। ज्वार बाजरे के खेतों में ये भी धीरे धीरे बहुत कम दिखाई पड़ता है। मचान पर बैठे लोग, देसी आम के अमावट, मुझे याद है 10 साल हो गए या और ज्यादा हो गया होगा, आम जब पक जाता था तो उसको निचोड़ करके वो बोरा बोरा आता था और माताएं बोरे पर उसको डाल देती थी, सूख जाता था पूरी मोटी परत, उसको लोग खाते थे और बरसात तक खाते रहते थे, उससे रोटी भी भिगो कर खाते थे। वो अमावट कितना अच्छा लगता था, अब कहाँ मिल रहा, अब तो आम ही वो ऐसा मिल रहा है कि हाइब्रिड वाला, सद्य जो परिपक्व है उसमें स्वाद ही नहीं रहा, तो आस्वाद बहुत चला गया। देशी आम के अमावट और पकते गर्म गुड़ की सौंधी गंध, तुम्हारी सौगंध गांव को म्यूजियम की वस्तु नहीं बनने दूंगा। धन्यवाद।